नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानेंगे अगर हमारी धान की फसल 50 दिन से कम दिन की है तो क्या करें, और जिन किसान साथियों की धान की फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की है तो क्या करें। यहाँ पे हम दोनों किसान भाइयों को समझाने का प्रयास करेंगे, यानी जिनकी अभी धान 50 दिन से कम दिन की है उनको क्या करना चाहिए, और जिनकी फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की है उनको क्या क्या कार्य करने चाहिए, कैसे आप अपने धान में ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। एकदम कंप्लीट जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। तो आज की पूरी वीडियो आपको देखना है। कुछ भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिए और चैनल SRG खेती को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे जिन किसान भाइयों की अभी धान की फसल 50 दिन से कम दिन की है उनको क्या क्या आवश्यक कार्य निपटा लेना चाहिए। सबसे पहले तो यूरिया की ही बात करते हैं। अगर आपकी धान की फसल अभी 25 से 30 दिन की ही हुई है तो अभी आप दूसरी बार यूरिया डाल दीजिए। धान की फसल में यूरिया 3 बार आपको डालना होता है। पहली बार रोपाई से लेके 10 दिन तक आपको डालना होता है। अगर आप रोपाई के समय DAP या फिर NPK डालते हैं तो रोपाई के समय यूरिया न डालें, तब पहली यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक डालें 15-20 किलो। इसके बाद दूसरी यूरिया हम डालते हैं 20, 25 या 30 दिन पे 30 से 40 किलो। अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो हमें देना होता है। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ रोपाई के समय भी आपको यूरिया देना चाहिए। तो अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो रोपाई के समय 15-20 किलो यूरिया डाल दें। उसके बाद फिर से 10 दिन के आसपास 15-20 किलो यूरिया डाल दें। फिर से वही आपको 20 से 30 दिन पे लगभग 30 से 40 किलो और 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। यह सही तरीका होता है अपने धान में यूरिया खाद के प्रयोग करने का। तो हमने यहाँ पे समय और मात्रा दोनों आपको बता दिया, कब कितना मात्रा आपको देना है। तो अगर 25-30 दिन की फसल है तो आप दूसरी यूरिया डाल दें, और 40-50 दिन की फसल होने वाली है तो अंतिम यूरिया आपको डाल देना चाहिए। 50 दिन के भीतर ही समस्त नाइट्रोजन की पूर्ति आपको कर देना चाहिए। अब कुछ गलतियां हैं जो आपको यूरिया खाद डालते समय नहीं करना चाहिए। पहली गलती, बहुत दोपहर में या बहुत तेज़ हवा चल रही हो तब यूरिया न डालें। यूरिया सुबह या शाम के समय डालना बेहतर होता है। कोशिश करिए शाम के समय डालें तो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो पानी कम करने के बाद ही आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पानी कम कर सकते हैं तो यूरिया की जगह पे आप दूसरी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप नैनो यूरिया प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पानी नहीं निकालते हैं, आप भरे हुए पानी में या बहते हुए पानी में अगर आप यूरिया डालते हैं तो उसकी उपलब्धता बहुत कम हो जाती है, नाइट्रोजन का ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे आपका पैसा बर्बाद होता है, उसका ज़्यादा लाभ भी नहीं मिलता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप नैनो यूरिया प्लस का यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा किसान साथियों एक बात का ध्यान और देना है, बहुत सूखा हुआ खेत है तो उसमें भी यूरिया नहीं डालना है। मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए जब आप यूरिया खाद का प्रयोग करें। तो ये कुछ बातें हैं, अगर आप ध्यान देते हैं तो अच्छा रहेगा। यूरिया के अलावा अगर आपकी अभी धान की फसल 50 दिन से कम दिन की है, जिंक नहीं डाला है तो जिंक की भी आप पूर्ति कर सकते हैं। मान लीजिए अभी फसल 25-30 दिन की हुई है, जिंक नहीं डाला है तो अभी आप मिट्टी में भी जिंक डाल सकते हैं। 33% वाला जिंक 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, या 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है 8 किलो से लेकर 10 किलो तक पर एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद के साथ मिला के यूज कर देना चाहिए। ये आप 25-30 दिन तक मिट्टी में डालें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी फसल अभी ज़्यादा दिन की हो गई है, मान लीजिए 40, 45 या 50 दिन की होने वाली है, अभी तक आपने जिंक नहीं डाला है तो आप मिट्टी में जिंक ना डालें, आप स्प्रे बिल से जिंक की पूर्ति करें ताकि उसका ज़्यादा लाभ मिले। तो स्प्रे वाला तरीका भी आप जान लीजिए। अगर आप जिंक का स्प्रे बिल से पूर्ति करना चाहते हैं तो 3 बार कम से कम डालना चाहिए। पहली बार लगभग 25 दिन पे, दूसरी बार 45 दिन पे, तीसरी बार लगभग 65 दिन पे या बाली आने से पहले। तो मात्रा चलिए आप जान लेते हैं। मान लीजिए आप 25 दिन वाला तो समय निकल चुका है, लेकिन अभी 40, 45 या 50 दिन की फसल है तो अभी आप 1 स्प्रे डाल लीजिए। उसके बाद दोबारा से बाली आने से पहले 1 स्प्रे आप कर सकते हैं। तो जिंक सल्फेट 33% वाला अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 700 ग्राम मात्रा लेना है। साथ में आपको यूरिया मिलाना चाहिए 1-2 किलो। अगर आप जिंक सल्फेट 21% वाला लेते हैं तो इसकी लगभग 1 किलो मात्रा आपको लेनी होती है। साथ में यूरिया आपको मिलाना चाहिए। एक चिलेटेड वाली जिंक आती है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं जो थोड़ा बेहतर काम करती है। हालांकि थोड़ा महंगी मिलेगी,
लेकिन इसका काम ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये चिलेटेड रूप में होती है, तो पौधे इसका ज़्यादा प्रयोग कर पाते हैं। और इसको आप किसी फास्फोरस वाली खाद के साथ स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1261 डालने वाले हैं या 05234 डालने वाले हैं, तो उसके साथ भी अलग अलग घोल के आप चिलेटेड वाले जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। तो आप चिलेटेड वाले जिंक जो 12% वाली आती है, 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोई भी जिंक को आपको स्प्रे करना है, और मान लीजिए 40-50 दिन की फसल है तो अभी आप डाल दीजिए, और फिर से आप 15-20 दिन के बाद दोबारा से डालेंगे तो अच्छा रहेगा, यानी बाली आने से पहले तक आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति भी किसान साथी कर सकते हैं, जिसमें 2 तरीके हैं। एक तो इनकी पूर्ति आप स्प्रे विधि से भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो अगर आपकी धान की फसल अभी 25-30 दिन की है तो आप मिट्टी में भी डालिए तो अच्छा काम करेगा, लेकिन ज़्यादा दिन की हो गई है तो स्प्रे करने का तरीका अच्छा रहेगा। हम दोनों तरीके आपको बताते हैं, जो भी आपको आसान लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। अगर आप मिट्टी में यूज़ करते हैं तो जब आप जिंक डालते हैं उसके साथ ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जिंक 33% वाला 5 से 7 या 21% वाला 8 से 10 किलो लेना है। इसके साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी आप 4-5 किलो के आसपास ले सकते हैं। ज़्यादा कमी हो तो ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं तो औसतन मात्रा 5 किलो के आसपास रखना है। फेरस सल्फेट भी आप 4-5 किलो ले सकते हैं, फेरस सल्फेट 19% वाला। मैग्नीज सल्फेट लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 या अधिकतम 2 किलो तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यूरिया मिलाना चाहिए। 30-40 किलो जब आप यूरिया डालते हैं तो उसमें ये सभी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 5 चीज़ें बताई, यूरिया हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और फेरस सल्फेट। ये 5 चीज़ें आप यूरिया के साथ मिला के डालेंगे, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना है कि अगर आपकी फसल 30 दिन से कम दिन की है तब तो आप मिट्टी में डालें, लेकिन अगर आपकी मिट्टी का पीएच वगैरह ज़्यादा रहता है तो मिट्टी में ना डालें, स्प्रे करें, वो अच्छा रहेगा। तो स्प्रे वाला तरीका भी आप जान लीजिए। जैसा कि मैंने जिंक का स्प्रे आपको बताया था, तो जिंक की उतनी ही मात्रा लेनी है, चाहे 33% वाला हो तो 700 ग्राम, 21% वाला है तो 1 किलो, या 12% वाला है तो 100 ग्राम से 150 ग्राम। इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 1 किलो, फेरस सल्फर लेना है 400 ग्राम से 500 ग्राम तक, मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है लगभग 250 ग्राम, और यूरिया 1 या 2 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेना है। मैं फिर से आपको बता दूं, यूरिया 1 से 2 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलो, फेरस सल्फेट 400 ग्राम से 500 ग्राम तक, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, और जिंक आपको लेना है 33% वाला 700 ग्राम, या 21% वाला 1 किलो, या 12% वाला 100 ग्राम से 150 ग्राम। इसका स्प्रे करिए। स्प्रे करते हैं तो 3 बार वही समय रहेगा जब मैंने पहले जिंक वाला बताया है, 25 दिन, 45 दिन और 65 दिन। आप इस समय स्प्रे विधि से भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसल 40-50 दिन की है तो अभी आप एक बार डाल लीजिए, फिर बाली आने से पहले भी चाहें तो डाल सकते हैं। तो आप इसके द्वारा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे में बढ़िया से, अगर कल्ले निकलने वाला समय है तो कल्ले अच्छे आएंगे, बाली आने से पहले डालेंगे तो बालियों का विकास भी अच्छे से हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें समय से डालना है। अगर आप बहुत पहले या बाद में डालते हैं तो हो सकता है उतना फ़ायदा आपको ना मिले। इसके अलावा किसान साथियों, आपको एक चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी फसल 25-30 दिन की है तो आप ह्यूमिक एसिड डालिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा, जड़ विकास में सहायता करेगा, जिससे कल्ले वगैरह अच्छे आएंगे। हालांकि 40-50 दिन पे भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना पहले डालेंगे उतना ज़्यादा काम करेगा। तो 25, 30 या 35 दिन तक डालने से ज़्यादा लाभ मिलता है। ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, 1 से 1.5 या अधिकतम 2 किलो तक, जिसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी होता है, उसका यूज आप कर सकते हैं। जब यूरिया डालते हैं तो उसके साथ डाल सकते हैं, या बालू रेत में मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड से जड़ विकास अच्छे से होता है और ये पौधे तक भोजन अच्छे से पहुंचाएगा, कुछ अघुलनशील तत्व को पौधे को दोबारा से उपलब्ध करवाता है, तो बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने 50 दिन से कम दिन वाली फसल में क्या क्या करें इसके बारे में जाना। कुछ चीज़ों की कमी हो तो उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं, जैसे फास्फोरस की कमी। अगर आपने धान की रोपाई से पहले फास्फोरस नहीं डाला है, बाद में डाला है, चाहे आपने DAP डाला हो, चाहे कोई NPK जैसे 12-32-16, 10-26-26, 14-35-14 या कोई भी दूसरा NPK डाला हो, चाहे आपने सिंगल सुपर फास्फेट को ही क्यों ना डाला हो, अगर आप रोपाई से पहले डालते हैं तब तो ये सारी खादें अच्छे से काम करती हैं, लेकिन अगर आप बाद में डालते हैं तो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। तो अगर फास्फोरस की कमी दिखे तो एक NPK आता है 12-61-0, इसका यूज कर सकते हैं। 50 दिन से कम दिन की फसल है तो 1 से 1.5 किलो डालने से बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। 25-30 दिन तक डालेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो अगर आपने पहले कुछ कम डाला है या कुछ कमी के लक्षण दिखाई दें या कोई गलती कर दी है तो आप फास्फोरस की पूर्ति NPK 12-61-0 के द्वारा कर सकते हैं। 50 दिन के बाद भी आप डाल सकते हैं अगर आपको कमी के लक्षण दिखाई देते हैं,
तो आप 1261 या NPK 05234 का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे कवर करने वाले हैं 05234 कब डालना होता है। तो इसके अलावा आप चाहें तो नैनो DAP भी यूज कर सकते हैं, जिसमें लगभग 8% नाइट्रोजन, 16% जो है फास्फोरस होता है। तो 2 ml से 4 ml नैनो DAP पर लीटर पानी के हिसाब से आपको यूज करना होता है। या 1744 आता है, जिसमें फास्फोरस की ज़्यादा मात्रा हो, उसका यूज आप कर सकते हैं। और 1 से 1.5 किलो मात्रा ही आपको डालनी चाहिए। फास्फोरस की कमी हो जाने से पौधे में बिल्कुल भी विकास नहीं होगा, जड़ विकास नहीं होगा, कल्ले कम आएंगे, बालियाँ अच्छी नहीं आएंगी, उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो किसान साथी अभी भी पोटास नहीं डाल पाए हैं, वो पोटास की पूर्ति अवश्य करें। मान लीजिए आपकी धान की फसल 25-30 दिन की है, बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, तो लगभग 25 किलो पोटास डाल सकते हैं। अगर 40-50 दिन की है, पोटास नहीं डाला है, तो भी आप 20 या 25 किलो MOP पोटास 60% वाला डाल के काम चला सकते हैं। वैसे पोटास आपको 2 बार डालना चाहिए, आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40 से 50 दिन पे देना होता है। पोटास की कुल मात्रा 25 से 40 किलो यूज करना होता है। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम औसत की वैरायटी में, और 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली वैरायटी में MOP पोटास 60% वाला डालना होता है। अब ये मात्रा आपको आधा आधा कर देना है, यानी 2 हिस्सों में बांट देना है। मान लीजिए 40 किलो पोटास डालने वाले हैं, तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो 40 से 50 दिन पे डालने से बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। तो पोटास नहीं डाला है तो 20-25 किलो पोटास डाल के आप अभी काम चला सकते हैं, लेकिन 50 दिन के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें प्रयोग करना है। बाद में डालेंगे तो हो सकता है उतना अच्छे से काम ना करें। जो हम 50 दिन से ज़्यादा दिन वाली फसल के बारे में बताने वाले हैं, तो उसमें आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पे पानी प्रबंधन पे भी आपको ध्यान देना है। पानी की कमी अक्सर उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण हो सकती है, तो लगातार खेत में नमी आपको बना के रखना चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं जिन किसान भाइयों की फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, वो किसान साथी क्या क्या कार्य करें। इसके अलावा खरपतवार का नियंत्रण, तमाम चीज़ें होती हैं, कोई रोग या कोई कीट हो, उसका नियंत्रण आपको समय से करना है। ना पता हो कोई बीमारी लगी हो, तना छेदक हो गया, पत्ती लपेटा हो गया, BPH हो गया, BLB हो गया, किसी भी चीज़ का अटैक हो, आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कमेंट करिए, हम आपको उससे संबंधित चीज़ों का प्रयोग करना कैसे करना है, इसके बारे में आपको बता देंगे। धान में लगने वाले प्रमुख रोग और प्रमुख कीट के ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है, तो आप मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए 50 दिन से ज़्यादा दिन की फसल हो गई है, तो क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, 50 दिन के बाद कोई भी खाद जो हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। चाहे वो MOP पोटास हो, चाहे वो दानेदार यूरिया हो, ये 50 दिन के अंदर ही आपको डालना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ों का प्रयोग आप अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अगर पोटास नहीं डाला है अभी तक, तो आप NPK 0050 का यूज कर सकते हैं, जिसमें 50% पोटास, साथ में सल्फर वगैरह भी होता है। तो इसका इस्तेमाल करके आप पोटास की पूर्ति बाद में कर सकते हैं। 50 दिन से कम दिन की फसल है तो आप दानेदार पोटास डालिए। अगर ज़्यादा दिन की है, 55, 60, 65 दिन की है, तो आप NPK 0050, अगर आप पोटास नहीं डाले हैं तो आपको अवश्य डालना चाहिए, ताकि पोटास की पूर्ति हो सके। अगर पोटास की कमी रह जाएगी तो बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाएंगी और उत्पादन में भी आपको कमी देखने को किसान साथियों मिल सकती है। इसके अलावा गबोट अवस्था जब हमारी धान की फसल में आती है, जब बालियाँ बनना स्टार्ट होती हैं, उस समय कुछ चीज़ों का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारे पौधे में बालियों का निर्माण अच्छे से हो सके। तो 2-3 चीज़ों का प्रयोग है जो हम कर सकते हैं। पहला तो NPK 05234 के बारे में बात करते हैं। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इस NPK में उपलब्ध होता है। इसके इस्तेमाल से बाली का निर्माण अच्छे से होता है, दाने का बाद में भरा वगैरह अच्छे से होता है। कैसे ये काम करता है? फास्फोरस इसमें 52% होता है और 34% पोटास की मात्रा होती है। फास्फोरस पौधे तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। पोटास से दाने बीज का निर्माण अच्छे से होता है, बालियों का निर्माण अच्छे से होता है, तने भी मजबूत होते हैं, जिससे फसल हमारी जल्दी गिरती नहीं है। पौधे में बीमारी या कीटों का अटैक खतरा कम होता है। पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम यानी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, जिससे फसल में जल्दी बीमारी का हमला नहीं होता है। तो यह NPK बाली के निर्माण में बहुत अच्छा काम करता है। 1 से 1.5 किलो यह NPK
बालियाँ बनते समय यानी निकलने से पहले गबोट अवस्था या गोब अवस्था या धान की गर्भावस्था, जिस भी नाम से आप जानते हो, उस समय आपको 1 से 1.5 किलो 05234 डाल देना है। बहुत ही अच्छा ये काम करेगा। अब जब आप NPK 05234 का यूज करते हैं तो इसके साथ एक चीज़ का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वो है बोरोन। बोरोन परागण में काफ़ी मदद करता है। परागण का मतलब क्या होता है, जो किसान साथी नहीं जानते हैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, फिर भी आपकी जानकारी ज़्यादा हो सकती है। पहली चीज़ तो बिना परागण के किसी भी दाने का निर्माण ही नहीं होगा। जितने भी आप फल या जितने भी ये दाने बीज आप देखते हैं, सबसे पहले परागण होता है, उसके बाद इनका विकास होता है। परागण प्रक्रिया नर मादा फूल यानी मेल फीमेल फ्लावर्स के मिलाप के द्वारा होती है। बोरोन इन मिलाप में काफ़ी मदद करता है। बोरोन पराग नलिका का निर्माण करता है। पराग नलिका से ही आपके पौधे का परागण हो पाता है। बोरोन मेल फीमेल फ्लावर्स को मजबूती प्रदान करता है, जिससे अच्छे से परागण हो पाता है। बोरोन से इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन बाली आने से पहले डालने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे पौधे में अच्छे से परागण हो सके, जिससे सभी दाने हमारे भर सकें, दाने खाली ना रहें, दाने का अच्छा वजन आ सके, दाने कोई पतले कमज़ोर ना रहें। तो इसके लिए परागण अच्छे से होना ज़रूरी होता है। अब जब परागण हो रहा होता है तो कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी होती हैं। जब धान की फसल में फ्लावरिंग यानी फूल वाली अवस्था आती है, इस समय कोई भी चीज़ आपको स्प्रे विधि से नहीं देना चाहिए। कोई भी दवा, कोई भी कीटनाशी, कोई भी फफूंदनाशी अगर आप डालते हैं तो इससे कहीं ना कहीं परागण में दिक्कत आती है। तो अगर आवश्यक ना हो तो कुछ भी चीज़ का प्रयोग इस समय नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि खेत के अंदर घुसना भी नहीं चाहिए, उससे कुछ क्षति हो सकती है। तो परागण वाली अवस्था में कोई भी चीज़ छिड़काव विधि से देने से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पानी वगैरह पे ध्यान देना है। इस समय पानी की कमी से भी परागण में दिक्कत आ सकती है। तो वैसे तो दूसरे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव, बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत तेज़ हवा या बरसात हो जाने से भी इसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो प्राकृतिक कारण होते हैं, मानवीय कारण जो हम अपने आप से बचा सकते हैं, उस पर आपको कम से कम ध्यान देना चाहिए। बोरोन डालेंगे, परागण अच्छे से होगा, जिससे दाने का भराव अच्छे से होगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला 100 ग्राम से 150 ग्राम, जब आप 05234 डालते हैं उस समय डालना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा बालियाँ बनते समय जिंक का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, बाली आने से पहले भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस समय अगर आप 05234 डालते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप चिलेटेड वाले जिंक का स्प्रे करिए, जिसको आप 05234 के साथ भी यूज कर पाएंगे। तो जो चिलेटेड वाली जिंक आती है 12% वाली, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है। अब चलिए सही तरीका जानते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। अलग बर्तन में 05234 लेना है, जिंक को अलग बर्तन में घोलना है और बोरोन को अलग बर्तन में घोलना है। इनको एक साथ मिला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मिला के रखा नहीं जा सकता है। तो बेहतर है कि सभी का अलग अलग घोल बनाएं। जब आपको स्प्रे करना हो तो टंकी में एक साथ आप डाल के स्प्रे कर सकते हैं, या खुद की सहूलियत के लिए आप घोल को टेस्ट कर दीजिए। जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का स्प्रे विधि से प्रयोग करिए तो सबसे पहले कुछ मात्रा में सभी को घोलिए और एक किसी कांच के बर्तन में आपको या किसी प्लास्टिक के बर्तन में आपको जो है घोल को टेस्ट करना चाहिए। देखिए कि हाँ, जो चीज़ मिलाने से फट जाती है वो चीज़ आपको यूज नहीं करना है, या घोल में बहुत ज़्यादा गर्माहट आ जाती है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है, या घोल आपका फट जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो सभी को एक साथ नहीं मिलाना है। तो जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें यूज करें तो ये तरीका यानी घोल को टेस्ट अवश्य करिए। तो बस यही सारी चीज़ों का प्रयोग आपको बाली आने से पहले करना होता है। जब बालियाँ निकल आती हैं तो आप एक बार NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि दाने का भराव अच्छे से हो सके। तो 50 दिन के बाद यही सब करना होता है। सिंचाई पे हमेशा ध्यान देना है, लगातार नमी बनी रहे, पानी की कमी हो जाएगी तो सीधा नुकसान होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।